बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम इंटर पार्ट 1 2024 मैथमेटिक्स ग्रुप 1 पेपर 1 सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। बहुत आसानी से हर सब्जेक्ट हर स्टेप को एक्सप्लेन किया गया है, तो होपफुली इंशाल्लाह ताला आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, आपने बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करें तो 100% मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे मैथमेटिक्स में। तो शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आपको इस चैनल के ऊपर आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स के पास्ट पेपर अवेलेबल होंगे हर क्वेश्चन के। अगर आपने इस चैनल को यूट्यूब पे सर्च करना है तो आपने जो वर्ड यूज़ करना है @mytopperstudent, तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का लोगो अवेलेबल होगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है ताकि आइंदा जो भी पास्ट पेपर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए, ताकि आप आसानी से उसको पढ़ सकें। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने कोई से 8 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है जी, राइट द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ द रियल नंबर। यानी कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ इक्वलिटी रियल नंबर में क्या है, वो क्या होती है। सिंपल, आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर a इक्वल टू बी है तो b इक्वल टू ए होगा। ये प्रॉपर्टी सिंपल आपने लिखना है। और जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ उसका। तो हमारे पास ये देखें, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वलिटी स्टेट दैट इफ वन रियल नंबर इज इक्वल टू अनदर देन द सेकंड नंबर इज आल्सो इक्वल टू द फर्स्ट वन, जो मैंने अभी आपको बताया। इफ a इक्वल टू b देन b इक्वल टू a। सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं आपको ये शो कर दूँ ताकि आपको और कंसेप्ट आपका जो है ना बेहतर हो जाए। तो एग्जाम्पल में मैंने जो आपको बताया है ये पेपर में आपने नहीं लिखना, सिर्फ इसको आपकी बेहतर कंसेप्ट के लिए ये वाला काम किया गया है। इफ 3 इक्वल टू 5 माइनस 2 देन बाई द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। सिंपल ये वाला आपने याद रखना है। ठीक है जी, आगे देखते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू सी है तो देन जो a है इक्वल टू सी होगा। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मीन चेंज फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द equality states that if one real number is equal to the second and the second is equal to the third then the first is equal to the third। ये जो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ से आपको अच्छी तरीके से इसकी और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अगर a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू सी है तो देन a इक्वल टू सी होगा। यह ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। पहला जो है ना वो तीसरे के इक्वल होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसको जो समझाने के लिए जो किया गया है वो ये है कि आपके पास अगर हमारे पास 4 इक्वल टू होता है 2 प्लस 2 एंड 2 प्लस 2 इक्वल टू 5 माइनस 1, तो क्या होगा 4 इक्वल टू 5 माइनस 1। जो पहले वाला है हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, लास्ट वन के पास। ये जो लास्ट वन लिखा हुआ है, तो कितना आसान है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो उसके बाद हमारे पास पार्ट 2 है जी। हमने ये शो करना है कि जो z कॉन्जुगेट इक्वल टू z मॉडुलस के। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट होता क्या। कॉन्जुगेट ये होता है कि जब हम किसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसका जो भी पार्ट होता है आयोटा वाला वो माइनस हो जाता है। अब हमारे पास देखें ये z इक्वल टू है a प्लस एयोटा बी, तो जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा a माइनस एयोटा बी, कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। अब आपने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करना है z डॉट z बार, तो क्या होगा कि यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला भी आपने आराम से लगा सकते हैं। इसको तो सिंपल मल्टीप्लाई किया गया ना, ये देखें a को a से, फिर a को माइनस छोटा बी से, आप इसके ऊपर डायरेक्ट a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो कि नीचे जाके वो ही बन रहा है a स्केयर माइनस अल्टा स्केयर बी स्केयर। तो ये हमारे पास ये देखें z डॉट z बार इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारे पास। तो अब हम जाते हैं जी मॉडुलस की तरफ। मॉडुलस हमें पता है कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू ए प्लस एयोटा बी, तो उसका मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट हमारे पास a है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास b है, तो हमारे पास z स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों को कंपैरिजन करें, ये वाला जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को कंपैरिजन करें तो दोनों साइड राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है। तो इस वजह से हमारे पास z डॉट z बार इक्वल टू z बार स्क्वायर आ गया।
तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। फाइंड आउट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ √3 प्लस एओटा क्यूब। अब इसके डिफरेंट तरीके हैं करने के। आप सिंपल इसको क्यूब के मेथड को यूज़ करके आप इसको जो है ना इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड पे आपके पास जो आंसर आएगा वो इमेजिनरी और रियल नंबर की फॉर्म में आएगा। लेकिन इसका जो रिकमेंडेड पाथ है, रिकमेंडेड मेथड है, वो ये होता है आपके पास। तो अब आपके पास यहाँ पे देखें रियल पार्ट जो है हमारे पास 3 है और √3 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका कोफिशिएंट 1 है। तो हम इसको किस तरह करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास रियल पार्ट है उसको हम r cos थीटा हमेशा लेते हैं, और जो इमेजिनरी आयोटा के साथ जो भी होगा कोफिशिएंट वो इस वक्त हमारे पास 1 है, उसको लेते हैं r sin थीटा। दोनों साइड स्पेसिफिक। इसमें हमने करना क्या होता है, इसमें हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। वो वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स किस तरह आते हैं अभी इसको हम देखते हैं। तो दोनों साइड से स्क्वेयर किया, स्क्वेयर करने के बाद इनको ऐड किया, तो हमारे पास एंड पे हमारे पास r है, r = 2, क्योंकि जो r होता है ये रेडियस होता है, इस वजह से ये हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर, r की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हमारे पास हम इसकी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने लगे। एक हमारे पास इक्वेशन r sin थीटा = 1। तो हमारे पास फॉर थीटा डिवाइड 4/3 हम डिवाइड करेंगे तो r sin थीटा, हमेशा ये हम tan थीटा फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, ये आपके पास स्लोप होती है, एंगल होता है। तो इस वजह से हमारे पास r sin थीटा और r cos थीटा = 1/√3 tan आ गया, और tan हमारे पास 1/√3 जो होता है ना वो हमारे पास 30 एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने लगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ पे हम इसकी √3 हमने पुट किया था r cos थीटा और 1 पुट किया था r sin थीटा। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी, ये देखें ये डिमॉर्गन्स लॉ जो है ना यहाँ पे अप्लाई किया गया। ये हमने इसमें इन केस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा हुआ है। डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि ये जो भी पावर आपके पास होगी वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब हमारे पास ये देखें r की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की है 2, तो 2 का क्यूब होता है 8, r cos 3 थीटा प्लस एटा sin 3 थीटा। अब हम थीटा की वैल्यू पुट करने के, थीटा की वैल्यू हमने 30 फाइंड आउट की हुई है। जब 30 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 90 हो जाएगा, ये देखें। और हमें पता है cos 90 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो एंड पे हमारे पास 8 आई आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रियल पार्ट जो है ना वो 0 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका 8 आई है। तो आगे चलते हैं जी, बहुत इजी है ये तो क्वेश्चन बहुत मुफ्त के मार्क्स हैं। इसका है जी फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एटा √3। तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि जो मॉडुलस का जो फार्मूला है वो है x² + y²√। तो अब हमारे पास जो x पार्ट है वो अब आपके पास 1 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो -√3 है। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास 2 आंसर आ रहा है। तो उसके बाद आप देखते हैं जी 5th पार्ट है कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर p एंड नेगेशन p इम्प्लाइज q। इसका ट्रुथ टेबल के लिए जो मैंने आपको बड़ा एक अच्छा तरीका बताया है, अदरवाइज़ जो है ना ये कुछ स्टूडेंट को मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल नहीं है। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल हैं। एक हमारे पास p नज़र आ रहा है, हमारे पास एक q नज़र आ रहा है। तो इसका फार्मूला ये होता है एज देर आर 2 वेरिएबल p एंड q देन फार्मूला इज 2⁻² = 4। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना 4 रोज़ बनेगी। इसका क्या मतलब है 4 रोज़ बनेगी। कैसे, आपके पास जो वेरिएबल है p एंड q है, तो p वाले जो आपके पास कॉलम होगा उसमें पहले इसको 4 को हमने डिवाइड कर देना है 2 पे ऊपर। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आता है। तो हमने पहले 2 दफ़ा tt लिखना है और 2 दफ़ा ff लिखना है। अगेन अब आपने क्यू वाले कॉलम में क्या करना है कि ये जो हमारे पास 2 आया था 2 को दोबारा आपने 2 से डिवाइड करना है तो 1 आ गया। तो आपने क्यू वाले कॉलम में एक दफ़ा टी लिखना है एफ टी एफ, ये तरतीब होती है। बाकी के जो कॉलम है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। ये निगेशन ऑफ पी का मतलब क्या है कि आपने पी को निगेट कर देना। अगर टी ट्रू है तो फॉल्स कर देना, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देना। ये देखें किया हुआ है, सिंपल। इसका क्या मतलब होता है P एंड निगेशन P का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ उस वक्त ही ट्रू होगा जिस वक्त दोनों ट्रू होंगे। तो आप देखें यहाँ पे आपने P और निगेशन P का एंड लिया हुआ है, तो आपके पास जब दोनों किसी ना किसी कॉलम में F है तो इस वजह से ये सारा F आ गया।
तो जब इम्प्लाइज क्यू करेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास P इम्प्लाइज क्यू, P एंड निगेशन P इम्प्लाइज क्यू, ये जो है ना आपने F इम्प्लाइज T, देखें ये हमारे पास जो है जब फॉल्स होगा तो ये वाला ट्रू है तो ये हमेशा ट्रू होगा, जब ये ट्रू ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा। ये हमारे पास इम्प्लॉइज़ की प्रॉपर्टीज है, इसको इंसिडेंट और डिसिडेंट कहते हैं। तो इंसिडेंट जब भी हमारे पास जब ये डेसिडेंट हमारे पास फॉल्स होगा तो ये हमारे पास जो है ना फॉल्स होगा तो भाई ये ट्रू होगा। तो इस तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि इफ़ ए बी आर द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी देन शो दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हमने ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है, तो आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। सॉल्व इस तरह करना है, देखें अब हम इसका करने का तरीका क्या है। अब हम ए बी को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ, क्योंकि ये हमारे पास एक ग्रुप है, ये आपकी स्टेटमेंट में दिया हुआ ग्रुप है, तो हम इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं। तो b को b इनवर्स के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास ये आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास पता है कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमारे पास a इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो ये हमारे पास देखें एंड पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट उसका रिजल्ट आ जाए तो वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि ए बी एंड बी इनवर्स ए इनवर्स आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, इसका ये मतलब है। हम अच्छी तरह इसमें चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन सिंपल इज़ दैट कि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसका रिजल्ट अगर आइडेंटिटी आ जाए तो वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जिस तरह हम 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट 1 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन 2 और 1/2 एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये हमारे पास है if a equal to 1 to ab and a square equal to this then find the value of a and b। हमने ये b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका सबसे पहले तो हम स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लिया, इसको 1 + 2a 2 + 2b सो ऑन। क्योंकि हमारे पास ये दिया गया है कि ए स्क्वायर जो है ना वो नल मैट्रिक्स के इक्वल है, इसके सारे एंटिटी जो है ना 0 0 है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स के इक्वल है तो इस वजह से ये वाली जो एंट्री है इसके करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है 0 है, ये 0 हो जाएगी। 2 + 2b किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। a + 2a + ab किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, और ये a + b इसके इक्वल 0 हो जाएगा। इस इक्वेट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास और a की वैल्यू -1/2 आ जाएगी और b की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इस तरह अब हम 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ़ a एंड b आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर से मुराद ये है अगर 2 × 2 है तो b भी 2 × 2 है। देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल a - b स्क्वायर इक्वल नॉट इक्वल टू a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी, a - b स्क्वायर। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे कि राइट हैंड साइड का इक्वल नहीं है। a - b स्क्वायर इक्वल टू a - b इंटू a - b। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला देखें हमारे पास ये वाली जो चीज़ आ रही है इसमें हमारे पास इन जनरल इसमें मैट्रिक्स में ए बी नॉट इक्वल टू बी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हम इसको -2ab नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि a - b होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, इसकी ये रीज़न होती है। तो आगे देखते हैं जी, हमारे पास स्क्यू हॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होता है। वो ये होता है कि अगर हम पहले बार लें, इसमें ये ज़रूरी होता है कि इसमें हमारे पास जो है ना कम्प्लेक्स एंट्रीज हों। कम्प्लेक्स एंट्री होंगी तो उसका हम क्या लेंगे, हम उसका बार लेंगे। बार लेने के बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर दोबारा वो ही a के इक्वल -a के इक्वल आ जाता है तो वो क्या होगा, स्क्यू हॉर्मेशन होगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो 10th पार्ट है वो ये है कि मेगा 28 + मेगा 29 + 1 को हमने शो करना है कि ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल है। वी नो दैट एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 मेगा + मेगा स्क्वायर 1 + मेगा + मेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है और मेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है।
तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें ये पता है कि मेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, तो हमने इसको मेगा क्यूब की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। मेगा 28 को हम मेगा 27 और मेगा लिख लेते हैं, और मेगा 29 को मेगा स्क्वायर और मेगा 2 लिख लेते हैं, और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू हैं ये मल्टीपल ऑफ 3 हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास, हम इसको W39 और W3, ये हमारे पास आपके पास आ जाएगा W39 ये हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 आप सिंप्लीफाई करेंगे, मेगा प्लस मेगा क्यू स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और ये 0 के बराबर होता है। तो कितना आसान है, जब एक दफ़ा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम के दौरान आपका 1 मिनट भी इसको सॉल्व करने में नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास 11th पार्ट है जी। when x4 plus 2x cube plus k x square plus 3 is divided by x minus 2 the remainder is 1। इसका मतलब ये है कि जब ये इस वाली पोलिनोमियल में हम x माइनस 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो उसका जो रिमाइंडर है वो 1 है। वो कैसे है जी, ये देखिए पोलिनोमियल हमारे पास आ गई x4 प्लस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें हम x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास x किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो एंड पे हमारे पास p ऑफ 2 इक्वल टू आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16 प्लस 16 32 प्लस 3 35 आ गया, 35 प्लस 4 के आ गया, क्योंकि हमारे पास इसका जो रिमाइंडर है वो स्टेटमेंट में दिया गया है वो है 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास पी ऑफ 2 इक्वल टू 1 आ गया। पी ऑफ 2 की जगह 1 पुट करेंगे, तो इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो -17/2 आ रही है के की वैल्यू। तो लास्ट पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 2 का, लास्ट पार्ट जो 12th पार्ट है, हमने इसमें 8 पार्ट करने होते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इक्वल टू 0, प्रूव दैट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस सी। तो ये देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको हमें ये पता होना चाहिए कि अगर जो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट किस तरह फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद उन वैल्यू को हमने इसमें किस तरह यूज़ करना है। तो अब हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंपेयर विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास क्या होगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस पी और c इक्वल टू माइनस पी प्लस सी होता है। तो अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हों तो सम ऑफ रूट्स जो होता है वो हमारे पास होता है -b/a। -b/a करेंगे, माइनस इंटू माइनस पी ओवर 1 इक्वल टू प्लस पी आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा बीटा होता है, तो ये c/a आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -b माइनस सी आ जाएगा। तो अब हमने जो गिवन इक्वेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, ये हमने ये प्रूव करना है कि ये किसके बराबर है, 1 माइनस सी के। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एंड पे ये जो आ रहा है 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास p है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है -b माइनस सी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस सी। इस वजह से ये प्रूव हुआ कि 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस सी। तो इस तरह आज हमने पास पेपर 2024 सब्जेक्ट ग्रुप 1 क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया है। तो कल इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरह स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कल हम इंशाल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफिज़।